हेलो बच्चों। आज इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू हमारा सिंपल मोटिव है कि बोर्ड्स आने के पहले बायोलॉजी के सारे 10th ग्रेड के चैप्टर्स फटाफट रिवाइज करेंगे। बट ये रिवीजन इन डेप्थ होगा, यानी हम कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करने वाले हैं, बस स्टोरी जल्दी में करेंगे। राइट? तो आप सारे चैप्टर्स के वीडियोस इसी चैनल पे पा सकते हो। और अगर इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक्सेस करना है तो यू कैन गो टू द वेबसाइट दैट इज़ shantasonasingh.com और वहाँ से भी ऑर्गेनाइज वे में इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। So, NCERT starts the first topic of the chapter with a question, and वो question है what is life? Life है क्या? Right? अब यहाँ पे NCERT wants you to remember कि हमने पहले भी 6th ग्रेड से ही शुरुआत करते करते काफ़ी सारे डेफिनेशंस, सो कॉल्ड डेफिनेशंस पढ़ चुके होते हैं लाइफ के। 6th ग्रेड में आप पढ़ लेते हो कि लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मूव करते हैं, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ लाइफ। दी डेफिनेशन का मतलब है जो साइंटिफिकली एक्यूरेट है। क्या 6th क्लास में जो आपने पढ़ा था वो साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं था? ऐसा नहीं है, बस उस समय वो जो डेफिनेशन था वो आपके परसेप्शन के लिए सही था। तो चलो अब देखते हैं कि अभी एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करना चाहती है लाइफ को। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट को एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। और ये पर्टिकुलर मूवमेंट क्या है? दैट इज़ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। बट ऐसा हो ही क्यों रहा है? तो एनसीईआरटी ने कहानी थोड़ी पीछे से शुरू की है। इसको सही तरीके से समझने के लिए हम कहानी थोड़ी आगे से शुरू करेंगे। तो व्हाट इज़ लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया कैसे जाता है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल मेंटेन्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। अगर आप इस डेफिनेशन को पहले समझोगे तो आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक कैमल, वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेल्स के बने हुए हैं। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है। आपका जो कैमल है उसमें सिर्फ सेल्स नहीं है ना? सेल्स यूनाइट होकर टिश्यूज़ बनाते हैं और ये टिश्यूज़ यूनाइट होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। आप इस अप्रोच को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, है ना? बट ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन्स हों। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उसके पास सिर्फ एक ही सेल है, वही सेल वो बैक्टीरिया है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। बट ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या इमॉर्टल है? क्या सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स टूटेंगे नहीं? ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन क्यों करेंगे? तो आपकी एनसीईआरटी ये भी कहती है इफ़ेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। राइट? इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? बेटा, आगे जाके 11th स्टैंडर्ड में आप एक चीज़ पढ़ते हो, एंट्रोपी। हर एक चीज़ डिसऑर्डर के तरफ जाने की कोशिश करती है। राइट? वी फेवर अ डिसऑर्डर्ड स्टेट। ठीक है? तो ये सेलर स्ट्रक्चर्स भी ब्रेक डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा रेलेवेंस वेल मेंटेन्ड क्यों बोला था। अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है, आपकी कार ब्रेक डाउन करती है लेकिन उसको ठीक कौन करता है? आप। वो कार खुद को ठीक नहीं करती। सिमिलरली आपके घर की दीवारें जब टूटती हैं तो उसको ठीक कौन करता है? आप। वो दीवारें खुद को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन होगा एंड वो खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। दे आर मेंटेन्ड बाय देमसेल्व्स। ठीक है? मेंटेन्ड बाय देमसेल्व्स। अब ये खुद को कैसे मेंटेन करते हैं? तो आपको पूछना पड़ेगा ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स है किस चीज़ के बने हुए हैं? कोई भी चीज़ किस चीज़ का बना होता है? तो वो मैटर का बना है। अब एक बात सोचो, आपके जब घर की दीवारें टूटती है तो उसके लिए ईंटें चाहिए होते हैं उसको दोबारा खड़े करने के लिए।
बट क्या सिर्फ ईंटें ला के रख देने से दीवार खुद ब खुद बन जाती है? नो। आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है? एनर्जी। कोई इंसान लाके उन दीवारों को खड़ा करता है ना? उसको भी एनर्जी अपनी खपत करनी पड़ती है और इसी एनर्जी के लिए आप उनको पैसे देते हैं, राइट? तो उसी तरह जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो सेल्स के बने सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए दोबारा मैटर और एनर्जी लगती है। इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल मेंटेन्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और ये वेल मेंटेनेंस होता ही क्यों है? क्योंकि दे आर एबल टू मूव एनर्जी एंड मैटर इनसाइड। तो ये वेल मेंटेनेंस क्यों हो पाता है? बिकॉज ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मूव मैटर एंड एनर्जी इनसाइड। वो बाहर से मैटर और एनर्जी लेते हैं और फिर अपने सेलुलर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। अब इसी मूवमेंट को एनसीईआरटी एक टर्म देती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बना देती है, ठीक है? तो अब जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लाइन में बोला गया है व्हाट इज़ लाइफ, और डिफाइन किया गया है मॉलिक्यूलर मूवमेंट को एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों आया? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं बेटा? दे आर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स ब्रेक डाउन करेंगे। ये ब्रेक डाउन करने को अगर दोबारा हमको मेंटेन करना पड़ेगा तो मेंटेनेंस के लिए एनर्जी और मैटर चाहिए। और एनर्जी और मैटर कहाँ से आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा। तो ये जो एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बाहर से एनर्जी और मैटर को अंदर लाकर रिपेयर वर्क करने की, दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एग्जैक्टली द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है? अब आगे जाके आप पढ़ोगे इस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का भी एक अच्छा सा नाम है, और वो नाम कुछ और नहीं है बल्कि मेटाबॉलिज्म है, ठीक है? सो मेटाबॉलिज्म इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, या और आसान भाषा में अगर कहना चाहते हो तो केमिकल रिएक्शंस, हमारे सेल्स में हो रहे केमिकल रिएक्शंस जो मैटर और एनर्जी के ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, यही लाइफ की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे जाके आप कुछ और चीज़ें पढ़ोगे। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इटसेल्फ इज जस्ट नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये अकेला ही नहीं है, बट हाँ ये सब में पाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि वायरसेस में ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको हमेशा लिविंग नहीं बोलते, ठीक है? बट ऑल लिविंग बीइंग्स आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्स। वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकती है, इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस, बदलाव को रिस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है? एक प्रतिक्रिया दे सकती है, और ये ज़रूरी भी होना चाहिए। बैक्टीरिया को बाहर से मैटर यानी कि लेट से ग्लूकोज लेना है, अगर वो ग्लूकोज सेंस ही नहीं कर पाएगा तो अंदर कैसे लेगा? तो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। एंड ये जो रिस्पॉन्स की मैकेनिज्म है, इससे ही उसका सेल्फ मेंटेनेंस फुलफिल हो पाता है। बट इसके अलावा भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं और साथ में इवॉल्व भी करते हैं। अब रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन और इवन रिस्पॉन्स को मैं अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाने वाला, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब कहानी शुरू होती है नेक्स्ट टॉपिक की एनसीईआरटी की, जो कि है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस को एनसीईआरटी डिफाइन करती है मेंटेनेंस फंक्शन है। जो हमने कहा कि लाइफ एक वेल मेंटेन्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसी को मेंटेन करने के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब चारों लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए हमें शुरुआत एक जगह से करनी पड़ेगी, और हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से हमने लाइफ की डेफिनेशन दी थी। तो मेटाबॉलिज्म है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट करके हम रिपेयर करना चाहते हैं, और
मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें रिपेयर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, और वो दो चीज़ें क्या है? एनर्जी और मैटर। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एनर्जी और मैटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिपेयर में नहीं होता। रिपेयर इज़ वन ऑफ द यूजेस, ठीक है। ग्रोथ भी हो सकता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज बढ़ता है, जब आप पैदा होते तो आप हार्डली 2 फुट के भी नहीं होते, बट व्हेन यू ग्रो टॉल इनटू एन एडल्ट, आप 5.5 6 फुट इतने बड़े हो जाते हो, राइट। तो ग्रोथ के लिए भी आपको चाहिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों में एनर्जी और मैटर का कंजम्पशन होता है। अब पहला लाइफ प्रोसेस यहीं से आता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एनर्जी एंड मैटर, और एक्वायरिंग, लिख लो, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड मैटर, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हो गया, ठीक है। आपने सोर्सेस को एक्वायर कर लिया, अब आप इसका यूज़ करोगे। अब यूज़ करने का मतलब है यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके हैं, वो हम आगे देखेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। बट आपने एनर्जी और मैटर एक्वायर कर लिया, एंड लेट्स कॉल दिस फूड। अब ये फूड आपने बनाया या किसी से लिया, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट इस फूड को अब आपको तोड़ना है, राइट। अब देखो, ईंटा किससे बनता है? सैंड, मिट्टी, है ना। नदी के तल से मिट्टी निकाली जाती है, उसी को पका के ईंटा बनाया जाता है, द ब्रिक। इसी ब्रिक से आप अपने घर की दीवारें बनाते हो। आप मिट्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, राइट। कुछ ऐसा ही है, जो फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी और मैटर है, बट उसको एज सच आप यूज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि जो फूड आप एक्वायर करते हो और जो मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, बट आपका बॉडी ग्लूकोज से नहीं बना हुआ है, आपका बॉडी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बना हुआ है। उस प्रोटीन को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आप इस फूड को ब्रेक करके या तो उन सब्सटेंसेस को बनाते हो जिसका आपकी बॉडी इस्तेमाल करने वाली है, या तो एनर्जी निकालते हो जो आपका शरीर इस्तेमाल करने वाला है। तो इसी ब्रेकडाउन ऑफ फूड के प्रोसेस को, स्पेशली टू रिलीज एनर्जी, आप कहते हो द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, that is respiration. So what is respiration? The breakdown of food, okay. Why? To release the sources of, to release energy for the molecular movement, ठीक है। तो पहला इज न्यूट्रिशन, दूसरा इज रेस्पिरेशन। अब समझते हैं कि तीसरा लाइफ प्रोसेस क्या हुआ। अब आप ये सोचो, आपने अभी तक दो रिएक्शंस की या सेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर ली। पहला, फूड को अक्वायर करने का, दूसरा इस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के रिलीज करने का। क्या कोई भी रिएक्शन कभी भी डिजायर्ड प्रोडक्ट देगी? नहीं, दे विल ऑलवेज बी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनेगा जो आपको नहीं चाहिए, जिसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स को आप बॉडी के बाहर फेंकोगे, right? So process of throwing the undesired products of the metabolic reactions of the cell, right? So undesired products of metabolic reactions को आप बाहर फेंकोगे, और इसी को आप थर्ड लाइफ प्रोसेस करते हो, एक्सक्रीशन, ठीक है। सो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तीन लाइफ प्रोसेस कहाँ से आए। नाउ लेट अस गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ लाइफ प्रोसेस। अब मान लो ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ से फूड एक्वायर हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पे फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज हुई, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल आप इस जगह पे, इस जगह पे, अलग अलग जगह पे कर रहे हो।
तो आपको चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता है. सो यू मूव सब्सटेंसेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. ओके, अब इसको थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए आप अपनी सुबह को याद करो. आपके सुबह सबसे पहले मे बी अखबार आता है. क्या अखबार आपके घर में छपता है? नहीं. अखबार दूर किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में छपता है. फिर थोड़ी देर बाद दूध आता है. क्या दूध आपके घर में बनता है? नहीं. दूध भी दूर कहीं किसी डेयरी में कोई फार्मर अपने गाय से निकालता है, फिर आपके घर को पहुंचाता है. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते? क्या रोज़ आप न्यूज़ रिसर्च नहीं कर सकते? क्या आप गाय पाल के उससे दूध नहीं निकाल सकते? क्या खुद खाना नहीं बना सकते? ये सारी चीज़ें आप चाहो तो आप भी कर सकते हो. यू कैन डू एवरी सिंगल टास्क एवरी डे. अगर कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज भी खुद करो. उसके लिए मेडिसिन की पढ़ाई भी आप खुद ही करो. तो अगर आप चाहो तो अपने दिन का सारे काम खुद कर सकते हो, बट ऐसा करना एफिशिएंट नहीं है. सो दैट इज़ वाई लाइफ चोज स्पेशलाइजेशन. लाइफ स्पेशलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ी? क्योंकि स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी आती है, और एफिशिएंसी का ये कंसीक्वेंस हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टास्क, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग जगह पर होती है. न्यूट्रिशन कहीं हो रहा होगा, रेस्पिरेशन कहीं हो रहा होगा, एक्सक्रीशन कहीं हो रहा होगा. और इसका ये मतलब है कि इनके बीच में सामान को इधर से उधर बार बार मूव करना पड़ेगा. ठीक है. एंड दैट गिव्स मी द फोर्थ लाइफ प्रोसेस, मूविंग सब्सटेंसेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जिसको आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो अब आपको चारों लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट? तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? आपको पता है, दे आर मेंटेनेंस फंक्शंस. मेंटेनेंस फंक्शंस फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ. तो शुरुआत कहाँ से होती है? न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिशन क्या करता है? एक्वायर करता है एनर्जी और मैटर को, जिसको हम कह देते हैं फूड. अब सेकेंड लाइफ प्रोसेस क्या करेगा? इस फूड को ब्रेक करेगा ताकि एनर्जी रिलीज कर सके. एनर्जी क्यों रिलीज करनी है? इसी रिपेयरिंग फंक्शन के लिए. ठीक है, चाहिए एनर्जी आपको. और चीज़ों में भी एनर्जी चाहिए होती है, जैसे ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ. अब जब आप न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाओगे. अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकना है, दैट इज एक्सक्रीशन. अब क्योंकि इवोल्यूशन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेशलाइजेशन के थ्रू ड्राइव किया है, स्पेशलाइजेशन की तरफ ड्राइव किया है. हमारे पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं टू कैरी ईच एंड एवरी टास्क. तो आप ट्रांसपोर्टेशन से इन ऑर्गन्स या इन टिश्यूज के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करवाते रहते हो. ठीक है. सो दीज आर द फोर लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर. ठीक है. अब एक चीज़ आपको अभी यहाँ पे ही समझनी है, और वो चीज़ है कि कैसे यूनिसेल्युलैरिटी से मल्टी सेल्युलैरिटी के तरफ चीज़ें बढ़ी और उसका क्या फ़ायदा हुआ, राइट? सो जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेल्युलैरिटी टू मल्टी सेल्युलैरिटी, और इसके बीच में स्पेशलाइजेशन का क्या रोल है, जो अभी हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया. देखो, एक सिंगल सेल है, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था. आप खुद चाहो तो अखबार खुद बना सकते हो, गाय खुद रख सकते हो, रोज़ अपना खाना, अपने वेजिटेबल्स खुद ग्रो कर सकते हो, सब कुछ खुद ग्रो कर सकते हो और अपने लिए खुद काम कर सकते हो, बट ये एफिशिएंट नहीं है. दूसरा चीज़, आप कुछ भी स्टोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा. देखो, अगर एक सेल है, सेल के अगर इन्वायरमेंट में फूड है तो है, सेल के अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो है, सेल के इन्वायरमेंट में वाटर है तो है. अगर इसमें से कोई भी नहीं हुआ तो सेल क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमेशा एक न्यूट्रिशियस इन्वायरमेंट में रहना पड़ता. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है और उसको सारा काम खुद ही करना है, राइट? इट हैजंट गॉट मच स्पेस टू स्टोर. उसके पास स्टोरेज जैसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है. जब लाइफ यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी की तरफ बढ़ी तो
हमारे पास मल्टीपल सेल टाइप्स बनने लगे और हर एक सेल टाइप का कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होने लगा। और इस स्पेशलाइज्ड फंक्शन का ये फ़ायदा हुआ कि कोई पर्टिकुलर टिश्यू न्यूट्रिशन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टिश्यू रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टिश्यू एक्सक्रीशन कर रहा है, और इनके बीच में हम चीज़ों को एक्सचेंज करवा रहे हैं वाया ट्रांसपोर्टेशन। बट दिस ऑल्सो इंश्योर्ड कि इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट सारे टिश्यूज़ का नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ को बाहर से एनर्जी और मैटर अब्जॉर्ब करना है। यानी अब हमारा चांसेस ऑफ डैमेज भी घट गया। तो आप देख सकते हो कि मल्टी सेलुलैरिटी और स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस कई सारे हैं। एक तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बढ़ी, दूसरा द कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट घट चुका है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपका एक ही टाइप ऑफ टिश्यू बाहर के टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में। अब आप चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हो, राइट? जैसे कि आप या प्लांट्स सभी करते हैं। आपको हमेशा न्यूट्रिशियस इन्वायरमेंट में के कॉन्टैक्ट में रहने की अब ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज नाउ यू कैन स्टोर। अब आप फूड को स्टोर कर सकते हो। तो आपने एक बार खाना खाया है एंड यू कैन रिमेन आउट, you can allow yourself to be away from food for several hours. Why? You can now store. So यूनिसेलुलैरिटी से जब मल्टीसेलुलैरिटी की तरफ इवोल्यूशन हुआ तो it gave many advantages. It allowed us to remain free from nutritional environment. It allowed us storage. It allowed efficiency. But in तीनों ही एडवांटेजेस की हमें एक कीमत चुकानी पड़ी, एंड दैट कीमत इज ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए जहाँ बेसिक मैकेनिज्म जो है न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, एकदम बेसिक लेवल पे अगर आप देखो तो वो काफ़ी सिमिलर है ना? या तो फोटोसिंथेसिस होती है या तो दूसरे को खाया जा रहा होता है। तो बेसिक मैकेनिज्म थोड़ी सिमिलर है अगर बेसिक मैकेनिज्म की बात करें। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म्स को अगर आप देखो तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिपेंडिंग अपॉन कितना कॉम्प्लेक्स है वो, अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बने। अगर बैक्टीरिया की बात करो तो एक सिंपल स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म का बहना। साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरे जगह बहते रहता है, उतना काफ़ी हो जाता है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर एक पेड़ की बात करो, उसको 110 मीटर ऊंचाई तक भी पानी भेजना पड़ता है। तो वहाँ पे एडवांस टिश्यूज़ डेवलप हुए टू सेटिस्फाई द सेम थिंग। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कवर करेंगे, which will be done in the next video. Okay? Are you afraid of textbooks? Do long sentences hinder your studies? Introducing India's first image-based textbook, which helps you in visualizing the concepts easily. Ace your preparations with 500 plus diagrams, more than 190 plus flowcharts and mind maps. Score higher in your boards. NEET MQT. Explore, discover, succeed. Order yours today from Amazon,